Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु साइकोलॉजी की ये यूनिट फर्स्ट से जो बाल विकास का आपका प्रथम टॉपिक है उसके 100 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं जो डॉक्टर वंदना जादौन बुक से लिए गए हैं। तो साथियों, बहुत ही शानदार इनकी जो बुक है उससे बहुत ही अच्छे प्रश्न आज आपको मैं कराने वाला हूं। तो चलिए 100 प्रश्नों को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है 100 प्रश्न होने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हुए हम करने वाले हैं साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों देखिए, ये टॉपिक कवर करेंगे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरू में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 15-20 क्वेश्चन भी ऐसे रहेंगे जो साइकोलॉजी का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित। बाकी के 80 प्रश्न के लगभग बिल्कुल इन्हीं टॉपिक में से आपके रहने वाले हैं। तो मित्रों पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? साथियों देखिए, प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है आपको। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? विकल्प 1 है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन का विज्ञान, तीसरा है मस्तिष्क का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों इसका राइट आंसर है ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। किसका विज्ञान माना जाता था? आत्मा का विज्ञान। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? वुडवर्थ का, वॉटसन का, ई स्किनर का और चार्ल्स डार्विन का। तो मित्रों प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर बताइए। देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या सकारात्मक विज्ञान है, उपरोक्त कथन जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? ई स्किनर, सी वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर, ई वाटसन। तो मित्रों प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर बताइए। तीसरे क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर रहेगा? कथन आपको बताना है साथियों। तो उपरोक्त जो कथन है ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया था। मैंने आपसे कहा था कि शुरू के 10 से 15 क्वेश्चन परिभाषाओं से संबंधित और मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी से संबंधित रहेंगे, लेकिन बाद के क्वेश्चन में आपको मजा आएगा मित्रों। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो स्किनर का है, राय वुडवर्थ का है, या फिर J.S. मैकेंजी का है, या डेकार्ते का है? तो साथियों प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर बताइए। मित्रों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहने वाले थे B.F. स्किनर, ब्रूस हर्श फ्रेडरिक स्किनर। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो साथियों 5वां क्वेश्चन आपके थोड़ा यहाँ पर देखिए बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होती है, आंशिक रूप से विकसित होती है और बेतरतीब ढंग से विकसित होती है। तो साथियों जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये जो 3 आयाम है, संज्ञानात्मक आयाम, भावनात्मक और सामाजिक, जैसे ये 3 जो आयाम हैं तो साथियों एक दूसरे से ये एकीकृत होते हैं और समग्र प्रकार में ये विकसित होते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है आपका 5वें क्वेश्चन में, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, निर्धारण मापने का और बुद्धि परीक्षण का। तो सभी ने सुन रखा होगा कि प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्नावली के भी 4 प्रकार इन्होंने बताए साथियों, जैसे बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली,
चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली में होता है, प्रश्नावली के प्रकारों में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखेंगे, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? टीबी के रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर आप अच्छी तरह से बता सकते हो मनोचिकित्सा, मनोरोगियों के लिए ही साथियों ये प्रयुक्त होगी मनोचिकित्सा। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न 7 में। मनोरोगियों जो मानसिक रूप से रोगी होते हैं, मानसिक रोग जिनको होता है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है साथियों, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे B.N. झा, मॉर्गन, मर्सेल, विलियम। तो साथियों एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर। मित्रों इसका सही आंसर है विलियन। विलियन के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी का निर्माण किया गया था। 8वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बताइए कि मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसमें क्यों कठिनाई आती है? तो मित्रों कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि जो मनोविज्ञान परीक्षण का जो मूल्य है वो मूल्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। सभी पाठशालाओं में आप आसानी से उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते हो, इसलिए मनोविज्ञान के उपयोग में कठिनाई आती है। तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाल्टर हंटर की, वॉटसन की, कार्ल लेथले की और टोलमैन की। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए उपरोक्त जो रचना है ये वाटसन के द्वारा रचित है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अब 11वां क्वेश्चन आपके है। जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा भी, क्योंकि परिभाषाओं में पुस्तकों में समझाने वाली कोई बात ऐसी होती नहीं है। तो जैसे ये 11वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का और उपयुक्त सभी का। तो मनोविज्ञान की सहायता से देखो किस किस चीज का ज्ञान होता है, राइट आंसर बताना है। तो बुद्धि के स्वरूप का भी मनोविज्ञान से ज्ञान होगा, पठन पाठन का उपयोग इसका भी ज्ञान होगा, कि पिछड़े बालकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं इसका भी ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से मित्रों प्रश्न 11 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है जेम्स ड्रेवर ने, रोजन ने, ब्राउन ने और लेनिन ने। साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, उपरोक्त जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखित है? मित्रों उपरोक्त पुस्तक ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जेम्स ड्रेवर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स ड्रेवर के द्वारा। विकल्प 1 सही है प्रश्न 12 में। चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 13वां क्वेश्चन आपके आता है, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, ए व ब दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों स्वयं की मानसिक दशा मतलब खुद की यहां पर बात की जा रही है, तो खुद की मानसिक दशा का स्वयं ही निरीक्षण कर रहे हैं तो फिर उसे अंतर्दर्शन पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अंतर्दर्शन पद्धति। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई मैकडूगल के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा और फ्रायड के द्वारा। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला साथियों विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में 1879 में स्थापित की थी। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न 15, ये देखो प्रश्न 15 का आंसर तो मैंने खुद ने बता दिया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन फिर मतलब नहीं रहा, मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन आपको बोनस मिल गया इसमें साथियों। तो 15वें में तीसरा ही विकल्प सही है, अभी मैं आपको बता चुका था।
प्रश्न 16 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को और विलियम वुंट को। तो जिसने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक रहेगा साथियों। इस प्रकार आपका चौथा विकल्प यहां सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कूले, स्टीफंस और क्लार्क। साथियों राइट आंसर बताइए कि कौन सा वो मनोवैज्ञानिक था जिसने ये माना है कि अगर बच्चे को उचित वातावरण मिल जाए तो उससे बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होगी। साथियों ये मानने वाले थे स्टीफंस। कौन थे साथियों? स्टीफंस। विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा सही है प्रश्न 17 में। चलिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम के सिद्धांतों में ये सभी चीजें आ जाती है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसमें तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा था तो अच्छी बात है, राइट आंसर बताइए। साथियों दिख रहा है यहाँ पर जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में कि भाई जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वो कहलाएगा। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक है बीजमैन, लेमार्क, मेंडल और जिराफ। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न 20 का। मित्रों जनन द्रव्य के निरंतरता का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक है बीजमैन। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था साथियों। 20वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपरोक्त सभी। तो साथियों वंशानुक्रम के समानता का भी नियम है, भिन्नता का भी नियम है, प्रत्यागमन का भी नियम है और ये सभी नियम वंशानुक्रम के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? भिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है कुछ न कुछ मात्रा में भिन्न होते हैं, तो इसको ही कहा जाता है भिन्नता का नियम। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 22 में। प्रश्न नंबर 23 है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम इनटू वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण और सभी। तो साथियों व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम इनटू वातावरण का परिणाम होता है। इनटू का चिन्ह ही बीच में आएगा। मैंने जब आपको साइकोलॉजी पढ़ाई थी तब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको बताया था मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है 23 में। प्रश्न 24 है साथियों, ये 24 प्रश्न, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों का प्रतिफल है। यह विचार है स्किनर के, मैकडूगल के, मेंडल के और विर्ग व हंट के। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो है विर्ग व हंट के उपरोक्त विचार है साथियों। तो विचारों की बात करें तो विचार जो उन्होंने दे दिए वही आपको याद रखना पड़ेगा। 24 में चौथा विकल्प। प्रश्न 25, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है गोडार्ड का, डगडेल का, थॉर्नडाइक का और स्किनर का। साथियों 25 प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए बालक की जो मूल शक्तियां हैं उसका कारण वंशानुक्रम है, ये कथन थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। 25 में आपका तीसरा विकल्प सही है। तो लगभग 25% आपका ये वीडियो बन चुका है। अब 75% क्वेश्चन अभी और बाकी है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। आपके 26वां क्वेश्चन है मित्रों, ये देखिए प्रश्न नंबर 26,
एमिल ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो ने, किलपेट्रिक ने, गाल्टन ने और C.H. जर्ड ने। तो मित्रों एमिल ये ग्रंथ है जिसकी रचना रूसो के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रूसो के द्वारा। ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये भी आपको अच्छी तरह से लिखाया था याद कराते हुए। प्रश्न नंबर 27 है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो साथियों विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। कौन है साथियों? जीन पियाजे। विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। जीन पियाजे ने ही विकासात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की थी साथियों। विकासवादी विचारधारा भी इनके द्वारा ही दी गई थी, इसलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न 28 है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे ने, स्टेनले हॉल ने, थॉर्नडाइक ने और रूसो ने। तो मित्रों बाल चिंतन की भाषा, चिंतन शब्द आ रहे हैं तो ऐसी ज्यादातर चीजें जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। आपका यहाँ 28 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, विलियम जेम्स ने, स्टेनले हॉल ने और C.L. हल ने। तो 29 का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? मित्रों 29 में आपका तीसरा विकल्प है। उपरोक्त ये जो आरंभ किया गया था अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका, ये स्टेनले हॉल के द्वारा आरंभ की गई थी। आपका तीसरा विकल्प सही है 29 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है वाटसन, मैकडुगल, गिलफोर्ड और ब्रूनर। मित्रों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर जो आता है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र की, समाजशास्त्र की, नीति शास्त्र की और इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दियों पूर्व, जैसा कि सभी को पता है कि साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आती थी साथियों। किसके अंतर्गत आती थी? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। इसलिए यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 देखेंगे साथियों। आपके 32वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर इसको मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर इसको वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले तो आत्मा का विज्ञान आपका यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 33वां क्वेश्चन आपका है साथियों, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को माना मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों प्रश्न नंबर 33 में आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है प्रथम विकल्प वो सही रहेगा। पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी इनके द्वारा मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली और उपरोक्त सभी। तो साथियों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स सली ने, इन सभी ने माना था। आप सभी को ये चीज पता है, मैंने अच्छी तरह से आप इनका वर्गीकरण पढ़ाया था मित्रों। चौथा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 34 में। प्रश्न नंबर 35 आता है 35वां क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों 20वीं शताब्दी मतलब ये तो 1900 के बाद की बात हो गई। यहाँ पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्या यहीं से क्या माना जाता है? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, और वर्तमान में भी इसको व्यवहार का विज्ञान ही कहते हैं। तो चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 35 में। प्रश्न नंबर 36 है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक और वुंट। तो साथियों प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। देखिए
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसकी सीधी सी परिभाषा वॉटसन के द्वारा दी गई थी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ऐसा वॉटसन के द्वारा ही परिभाषा दी गई। तो फिर वॉटसन ही आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। प्रश्न 36 में दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 37 है साथियों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा से, रूसी भाषा से, लैटिन भाषा से और स्पेनिश से। तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। विकल्प नंबर 3 सही है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो साथियों इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान लिया जाता है। 37 में साथियों आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, दोनों पर और कोई नहीं। तो साथियों बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 38 में भाई वातावरण की भी भूमिका होती है और वंशानुक्रम की भी भूमिका होती है बालक के विकास में। प्रश्न नंबर 39 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, समूह से और वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। तो साथियों एक जो बाल केंद्रित कक्षा है मतलब जिसमें बालक को केंद्र माना जाता है वहाँ शिक्षक से नहीं सीखेंगे, वो खुद ही क्रिया करेंगे, वैयक्तिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 आपके आता है साथियों, ये देखिए प्रश्न नंबर 40। हाँ बिल्कुल 40वें क्वेश्चन को देखिएगा। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन का संकेत अधिगम और कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो साथियों प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। देखिए अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है कि बालक किसी भी चीज की अनुभूति करेगा तो उसका जो वातावरण है और जो बालक है दोनों के बीच अंतः क्रिया होगी और ये निरंतर चलती रहती है जिससे उसे अनुभूतियां होती है। तो यह है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 40 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो प्रश्न इजी प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कि शिक्षण से अधिगम पर आप बल दे रहे हो तो उससे जो परिवर्तन होगा वो होगा साथियों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को जब आप अपनाओगे मतलब केंद्र में बालक को रखोगे तो ऐसा परिवर्तन आ सकता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 41 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42वां है मित्रों, ये देखिए प्रश्न नंबर 42। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो जिसमें अध्यात्म आ रहा है वो तो आपके गलत हो जाएगा, मतलब जो दूसरा विकल्प है और जो चौथा विकल्प है वो तो आपके गलत हो गया। अब देख लिए साथियों सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो आता है शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 42 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है। वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है साथियों, बताइए राइट आंसर। देखिए वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 43 में। क्या माना जाता है मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान वर्तमान समय में माना। आपका चौथा विकल्प सही है 43 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का और सभी का। तो देखिए मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान, देखो अभिक्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है, रुचि का भी रखना पड़ेगा, योग्यता का भी, मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 44 में। आप विश्लेषण करिएगा कि आप 100 प्रश्नों में से
क्या आप 80 प्रश्न कर पाते हो, क्या आप 70 प्रश्न कर पाते हो, या आप 60 पे ही रह जाते हो। 60 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए साथियों सभी के, मतलब तैयारी अच्छी चलेगी अगर 60 प्लस प्रश्न है तो। वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में कुछ परिभाषाएं आई थी तो वो गलत हुए होंगे, मुझे पता है मित्रों। अगर परिभाषा नहीं होती तो मैं कहता कि 80 से किसी के कम नहीं होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ 60 प्लस की कह रहा हूँ। प्रश्न 45 है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने, जेम्स रूसी ने, मैकडूगल ने और थॉर्नडाइक ने। 45 प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 45 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा भी मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना गया था साथियों। प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 45 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उक्त परिभाषा किसने दी है। स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वॉटसन। तो मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ मतलब होता है वास्तविक विज्ञान है। उपरोक्त परिभाषा विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई है। 46 में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 साथियों। प्रश्न नंबर 47 है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए 47 में। मित्रों राइट आंसर आपका रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानव का तो अध्ययन करेंगे लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जीव जंतुओं पे भी प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले तो फिर उनका भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प 47 में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। तो साथियों बताइए राइट आंसर 48 में। देखिए औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, क्लिनिकल होता है, असामान्य होता है, लेकिन राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वॉटसन, हल और स्किनर। तो इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है साथियों। देखिए वॉटसन भी मनोवैज्ञानिक है, स्किनर भी है, हल भी है, लेकिन जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है साथियों। मित्रों जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, विकल्प 1 सही है, ये तीनों तो मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 आपके 50वां क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। तो साथियों बताइए राइट आंसर 50वें क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर असामान्य मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान, ये तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आर्थिक मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रायोगिक, वैयक्तिक, असामान्य और औद्योगिक। तो यहाँ पर प्रश्न 51 में राइट आंसर बताना है आपको। देखिए औद्योगिक तो आता है, असामान्य भी आता है, ये दो तो हम पहले ही देख चुके थे। प्रायोगिक भी होता है, तो फिर वैयक्तिक मनोविज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 51 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है। मैकडूगल का, कोहलर का, वाटसन का और पावलोव का। तो देखिए ये जो कथन कहा गया था ये जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया था कि मुझे एक बालक दे दो, नवजात शिशु, मैं उसे जो चाहूँ बना सकता हूँ। विकल्प नंबर 3 सही है 52 में। प्रश्न नंबर 53। निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया। रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट और जॉन लॉक। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी, इसी से आपका आंसर निकल रहा है यहाँ पर। तो मित्रों किंडरगार्टन विधि देने वाले थे अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। तो साथियों यहाँ पर 53 में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 54 है आपके, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का,
गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास की अवस्थाओं का और बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है साथियों? प्रश्न नंबर 54 में राइट आंसर आपको बताना है। साथियों प्रश्न नंबर 54 में देखिए, बाल मनोविज्ञान की बात करें, बाल मनोविज्ञान में सिर्फ गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था मतलब किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 54 में। प्रश्न नंबर 55 है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहां हुई? ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870 और जापान 1750। वैसे साथियों राइट आंसर इसका दूसरा विकल्प है, किंतु मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूयॉर्क में 1887 लिखा रहा है, ये स्थापना तो 1883 में ही कर दी गई थी, किंतु इसका संचालन 1887 से किया गया था, इसलिए 87 भी सन आ जाता है, लेकिन मेन आपका 1883 रहेगा। तो दूसरा विकल्प सही है 55 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है आपके 56वां क्वेश्चन। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1820 से, लगभग 1930 से, लगभग 1710 से और लगभग 1730 से। तो देखिए यहाँ पर दो विकल्प तो गलत हो जाएंगे, 1700 वाले तो आ ही नहीं सकते। अब आपके सामने दो विकल्प बच रहे साथियों। तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा लगभग 1930 से भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा विकल्प सही है आपका 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से पूर्व, जन्म से और जन्म के बाद। तो साथियों विकास गर्भ से ही आरंभ होता है, जबकि वृद्धि जन्म से आरंभ होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है और फिर आप गलत भी करके आ जाते हो उसको। आप सोचते हो कि विकास जन्म से होता है, लेकिन विकास तो गर्भधारण से ही आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 है साथियों, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी स्कूल और जजमेंट चाइल्ड। तो साथियों प्रश्न नंबर 58 में देखिए कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी साथियों प्रश्न नंबर 58 में। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो साथियों प्रश्न संख्या 59 में राइट आंसर बताइए। बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक। बाल मनोविज्ञान न कहकर बाल विकास कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 59 में। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन है, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? 240 दिन बाद, 280 दिन बाद, 180 दिन बाद और 300 दिन बाद। तो मित्रों जो सामान्य रूप से गर्भधारण होता है उससे 9 महीने और 10 दिन इतने समय में शिशु का जन्म हो जाता है। 9 × 3 9 × 70 + 10 बराबर 280। तो यहाँ पर 280 दिन बाद जन्म होता है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 60 में। हो सकता है 280 के 2-5 दिन इधर उधर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 280 में ही जन्म लेगा बालक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 देखेंगे साथियों। 61वां क्वेश्चन आपके है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61 को। कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। तो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी है। कमेनियस के द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना साथियों 17वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 17वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 61 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? प्लेटो ने, जॉन डीवी ने, पेस्टोलॉजी ने और स्टेनले हॉल ने। तो साथियों बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक विवरण की बात की जा रही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 62 में। तो साथियों सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 62 में तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर
63 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 63 है, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गेसेल ने, जीन पियाजे ने, प्रेयर ने और पेस्टोलॉजी ने। तो साथियों खुद के ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके ही तो इन्होंने बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर पेस्टोलॉजी ही रहेगा 63 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की हॉल ने, प्रेयर ने, टेन ने या ब्लॉक ने। ये थोड़ा मिसटाइप है ये चीज़, तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 64 में। साथियों प्रश्न नंबर 64 में राइट आंसर है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की ये जो नामक पुस्तक है इसकी रचना टेन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? टेन के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 64 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 है साथियों, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? टेन, डार्विन, प्रेयर और हॉल। तो साथियों प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर बताइए। देखिए ये रचना वाले क्वेश्चन हो सकता है आपके गलत हो रहे हो, नॉर्मल सी बातें होते भी है साथियों ये। तो ये उपरोक्त जो पुस्तक की रचना है ये डार्विन के द्वारा की गई है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 65 में। प्रश्न नंबर 66, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया प्रेयर ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने और हॉल ने। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 66 में। देखिए प्रश्न नंबर जो 66 है मित्रों उसका सही आंसर रहेगा द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन प्रेयर के द्वारा करवाया गया था। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न 66 में। प्रश्न नंबर 67 है, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टेनले हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक और टाइडमैन। तो साथियों बाल अध्ययन आंदोलन के जन्म कौन है? स्टेनले हॉल थे। स्टेनले हॉल के द्वारा ही बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया था। 67 में आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर बताइए साथियों कि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था? तो ये लगभग 19वीं शताब्दी में चला था साथियों। कब चला था ये? 19वीं शताब्दी में। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न 68 में। प्रश्न नंबर 69 है साथियों, स्टेनले हॉल ने स्थापना की चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, व दोनों की और इनमें से कोई नहीं। तो 69 में राइट आंसर बताइए साथियों प्रश्न नंबर 69 में। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर पहला दूसरा ऑप्शन होता है, तीसरा होता है व दोनों, तो 99% वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया करें और जो ऐसे ऑप्शन हैं वहां पर तीसरे विकल्प को सही करें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 देखेंगे साथियों, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? सली ने, हॉल ने, गेसेल ने और पियाजे ने। तो साथियों प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर बताना है। बताइए राइट आंसर 70 का। मित्रों ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना सली के, जेम्स सली के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 70 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कि स्थापना, पुस्तक का निर्माण, परिभाषा किसने दी, ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गए आज के। लेकिन अगले वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन में डालूंगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन भी होगा तो मैं उसको लूँगा ही नहीं साथियों, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। फिर भी इन क्वेश्चनों को आप करके जरूर देखें साथियों। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास और वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो साथियों वाटसन बिल्कुल व्यवहारवाद में आता है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में आता है, वर्दीमर, कोपका, कोहलर गेस्टाल्टवाद में आते हैं, लेकिन जॉन डीवी संरचनावाद में नहीं आता है। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 71 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। 72वां आपके क्वेश्चन आता है, विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर बताइए कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है साथियों, किसका विस्तार माना जाएगा? प्रश्न नंबर 72 में
तो देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास की बात कर रहे हैं तो फिर बाल विकास का विस्तार रहेगा, वो तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है विकासात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में और व्यक्तित्व उपागम में। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किसमें किया जाता है साथियों? प्रश्न नंबर 73 का आंसर बताइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 73 का जो सही आंसर है वो रहेगा प्रयोगात्मक उपागम में। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रयोगात्मक उपागम में कैसे कार्यकरण संबंध को जानने का प्रयास किया जाएगा, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अच्छी तरह से आप उस चीज को प्रैक्टिकली देख रहे हो, तो कि जो कार्य करोगे आप उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उस चीज, ये सभी चीजें यहीं पर क्लियर होती है साथियों। इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न 73 में। प्रश्न नंबर 74 है, व्यक्तित्व के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं और दोनों। तो साथियों, मैंने पहले कहा था जहां दोनों आ जाए 99% है कि वो आपका आंसर रहता है। दूसरा यहाँ पे चौथा विकल्प सही है कि व्यक्ति का जो विकास है इसमें मुख्य योगदान वातावरण का भी होता है और वंशानुक्रम का भी होता है। तो चौथा विकल्प सही है 74 में। प्रश्न नंबर 75 है, जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड और 3 पाउंड। तो साथियों 10 से 11 पाउंड तो होगा। तो साथियों, जन्म समय बालक का भार लगभग 6 से 8 पाउंड होता है। कितना? 6 से 8 पाउंड। 1 पाउंड में मतलब ये 350 या 400 ऐसे कुछ ग्राम होते हैं। तो अगर 400 ग्राम से भी इसको गुणा करें तो 6 चौक 24, मतलब लगभग 2 किलो 400 ग्राम से लेके और 8 चौक 32, 3 किलो 200 ग्राम के आसपास बालक का जो वजन होता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है 75 में। प्रश्न 76, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? अब देखो, ये कथन वास्तव में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है साथियों। स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और बर्ट। मित्रों, उपरोक्त कथन जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न 76 में। प्रश्न नंबर 77 है, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? शेष अवस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, गुदावस्था। तो साथियों, जब बालक और बालिकाएं बाल्यकाल या बाल्यावस्था में होते हैं तो इनमें काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है और ये जो बालक बालिकाएं हैं ये समलैंगिक समूह बनाकर रहते हैं। मतलब लड़के लड़कों में खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों में खेलना पसंद करती है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा 77 में। प्रश्न नंबर 78, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्तबोधमुखी सिद्धांत और संगठित प्रक्रिया। तो मस्तकोदमुखी होना चाहिए, बोध गलत है ये। तो मित्रों देखिए, विकास की क्रिया का आरंभ सिर से पैरों की ओर, मतलब मस्तकोदमुखी सिद्धांत बोलता है ऐसा। तीसरा विकल्प सही है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही होता है मस्तकोदमुखी सिद्धांत। तीसरा विकल्प सही है 78 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 79। मित्रों 79 प्रश्न है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। 79 का राइट आंसर बताइए साथियों, कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है गामक विकास पर बालक का सर्वांगीण विकास अवलंबित होता है। गामक का मतलब होता है गति और शक्ति से। किससे होता है साथियों? गति और शक्ति से। कि बालक, मान लीजिए कि बालक का शारीरिक विकास तो हुआ लेकिन वो चलना फिरना ही नहीं सीखा, एक जगह बैठा ही रह गया, तो फिर उसका मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी तरह के विकास प्रभावित हो जाते हैं साथियों। इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही माना गया है 79 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80वां क्वेश्चन है, शेषावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता और सभी। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें शेषावस्था में बालक में होती है कि बालक दूसरों का अनुकरण भी करता है, सहयोग भी लेता है, दूसरों के ऊपर आश्रित भी होता है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 81 है साथियों,
असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है? जैविक, वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष और उपयुक्त सभी। तो साथियों 81 में राइट आंसर बताइए। देखिए उपयुक्त सभी जहाँ पर दिखता है आप वहाँ पर भी उपयुक्त सभी ही लगाया करो, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। हो सकता है कि 10 में से 5 बार उपयुक्त सभी नहीं हो राइट, लेकिन 100 में से 95 बार उपयुक्त सभी राइट होता है साथियों। मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है। ये सभी ही असामान्यता के जैविक कारणों में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 82, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं? प्रतिभावान, सृजनात्मक, मंदबुद्धि और सभी। तो मित्रों विशिष्ट बालक, बिल्कुल जो बालक सामान्य नहीं है वही कहलाता है विशिष्ट। चाहे वो प्रतिभावान हो, चाहे वो सृजनात्मक हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, ये सभी विशिष्ट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 82 में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 83, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक और उपयुक्त सभी। तो विकलांग में नेत्रहीन भी हो जाते हैं साथियों, वो भी विकलांगता है। शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो भी विकलांगता है। गूंगे या बहरे हैं तो वो भी विकलांगता है। मतलब चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक और सामाजिक व आर्थिक। तो साथियों मुख्य रूप से देखिए राजनीतिक इसमें होगा नहीं, आर्थिक इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा विकल्प है जैविक व सामाजिक। तो मुख्य रूप से इन 2 कारकों पर निर्भर करता है मानव विकास। 84 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, 85वां क्वेश्चन देखेंगे। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बौनी, समान और निरंतरता। तो साथियों प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर बताइए कि 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है। मतलब एक 12 वर्ष की जो लड़की है और एक 12 वर्ष का जो लड़का है, दोनों में तुलना करें तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? इस प्रकार से है ये क्वेश्चन, अधूरा है हालांकि। तो साथियों इसका राइट आंसर है लंबी। देखा होगा कि 12-13 साल में लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है और लड़कों का होता है 14, 15, 16 साल में। तो साथियों इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, छात्र में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से और वंशानुक्रम से। तो वृद्धि किससे होती है? प्रश्न नंबर 86 में राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए छात्र में वृद्धि वंशानुक्रम के प्रभाव से होती है साथियों। जैसे अगर माता पिता लंबे हैं तो संतान भी अधिक चांस है कि लंबी रहेगी, माता पिता छोटे हैं तो संतान भी अधिक चांस है कि संतान भी छोटी रहेगी साथियों। तो ये वंशानुक्रम से निर्धारित होती है ये चीज़ें, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही है 86 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, वीडियो हालांकि बड़ा बन चुका है, लेकिन इतनी देर में 100 क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, इस चीज़ को और आप समझ लो। और मैं जो जो चीज़ें समझाने की उसको समझाते हुए भी चल रहा हूँ साथियों। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और वृद्धावस्था। तो मित्रों शैशवावस्था में तो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा कोई, वृद्धावस्था में भी नहीं करेगा क्योंकि अब तो काम ही खत्म हो गया सब कुछ। अब बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो साथियों किशोर अवस्था में बालक सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। 87 में आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं और देवी देवताओं की बात करें। तो बातें करने से तो होगा नहीं कुछ, बार बार मूल्यों की बात करने से भी नहीं होगा, कहानियां सुनाने से भी नहीं होगा, स्वयं ही उन पर आचरण करे तब जाके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपसे कोई नैतिकता की बात कर रहा है और आपको पता है कि उसका खुद का ही नैतिकता बहुत खराब है, तो फिर उसकी बात कौन मानेगा साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प सही है 88 में। नेक्स्ट 89 है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। देखिए अब प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए आप, फिर आंसर दीजिएगा। ये 89 प्रश्न साथियों
प्रश्न नंबर 89 में सोच समझकर आपको आंसर देना है। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 89 में आपका तीसरा विकल्प सही है, किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय। तो साथियों, बचपन में तो किशोर अवस्था की बजाय होगा नहीं। फिर यहाँ पर कई लोग इसमें पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय भी बता देते हैं। बिल्कुल होता है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय वृद्धि दर अधिक होती है, लेकिन किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए तीसरा विकल्प 89 में आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90। साथियों, प्रश्न नंबर 90 या 90वां क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वाटसन ने कहा है कि बालक में प्राथमिक संवेग पाए जाते हैं जो होते हैं भय, प्रेम और क्रोध। स्नेह को ही प्रेम कहा जाता है। तो 90 क्वेश्चन में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, अस्थिरता, परिवर्तन और समायोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर बताओ अब इसका राइट आंसर साथियों, प्रश्न नंबर 91। तो मित्रों, किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब दूसरा नाम ही किशोर अवस्था है और किशोर अवस्था का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। इतने सारे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपका 91 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 पे आते हैं साथियों। आपके 92वां क्वेश्चन है, ये आपके प्रश्न नंबर 92। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और मृत्यु। तो साथियों, वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम तो प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, बुद्धि भी करती है, लेकिन मृत्यु काहे की प्रभावित करेगी? जब मृत्यु ही होगी तो फिर काहे का विकास? इसलिए यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 92 में। साथियों, प्रश्न नंबर 93 है, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं और उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार की समस्या, एक तरह से समस्याओं का दौर या समस्याओं की बाढ़ आ जाती है इस अवस्था में। साथियों, ये सभी समस्याएं किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं में आती है। चौथा विकल्प सही है 93 में। प्रश्न है 94, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 10वें वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। 94 में राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 94 में राइट आंसर होता है दूसरा विकल्प। 11 वर्ष का जब लगभग बालक हो जाता है तो वो पदार्थों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना सीख जाता है। ये कठिन शब्दों की व्याख्या करना सीख जाता है, 20 शब्दों के वाक्यों को वो दोहराना सीख जाता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 94 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 है मित्रों, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किशोर अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर किशोर अवस्था। तो देखिए, संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव कौन सी अवस्था में आता है साथियों? प्रश्न नंबर 95 में राइट आंसर बताना है आपको। तो साथियों, बाल्यावस्था में ही बालक की जो संवेगात्मकता है उसमें सामाजिकता का भाव आ जाता है। मतलब यहीं से उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है 95 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96, शेष अवस्था है जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो फिर 4 या 7 न करके आप कौन सा करोगे? जन्म से 5 वर्ष। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 96 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, कोलसनिक ने किशोर अवस्था की आयु बताई है 10 से 12 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 12 से 21 वर्ष और 10 से 15 वर्ष। तो कोलसनिक ने किशोर अवस्था की आयु कितनी बताई है? 97 में राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए, इन्होंने 10 से 15 वर्ष की जो आयु है इसको ही किशोर अवस्था की आयु बताया है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 97 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 पे आते हैं। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी व बुरी आदतों में,
माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में। तो साथियों प्रश्न नंबर 98 में राइट आंसर बताना है। देखिए माता पिता में अंतर तो शेष अवस्था में ही समझने लग जाता है, साथ में मित्रों में, शिक्षकों में, इनकी जगह राइट आंसर रहेगा अच्छी व बुरी आदतों में। विकल्प नंबर 1 सही है 98 में। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज आपका प्रश्न नंबर 99। बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 12वें वर्ष में। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना है इसको। 99 में राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों बालक 9वें वर्ष में दिन, तारीख, वर्ष, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो तीसरा विकल्प सही है 99 में। साथियों ये टेस्ट सीरीज इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हर एक दो दिन में मैं 100 क्वेश्चन लाता रहूंगा। अभी ये भाग फर्स्ट है बाल विकास का, अभी इसका भाग सेकंड भी आएगा, भाग थर्ड भी आएगा। मतलब पूरे 300 ही प्रश्न में 100 प्रश्नों के अंदर हल कराऊंगा। मतलब एक यूनिट में 300 प्रश्न यहाँ पे बुक में दिए हुए, तो सभी को मैं हल कराऊंगा साथियों। हर 5 आपके यूनिट है तो मतलब लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास साइकोलॉजी के मैं हल करवा दूंगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल हर मानसिक विकास हो, सीखने की प्रक्रिया हो, शारीरिक विकास हो, इन सभी में मुख्य तीव्रता होती है। तो ये सभी चीज़ें शेष अवस्था की मुख्य विशेषताओं में आ जाएगी। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 100 में मैंने सामाजिक की एक पुस्तक है जो संपूर्ण रूप से राजस्थान जी के उसमें है, जो आपके रीट के सिलेबस में जुड़ेगी साथियों। तो उस राजस्थान जीके को आपको तैयार करना है तो साथियों उस वीडियो को जरूर देख के, पूरी बुक को एक ही वीडियो में कवर की है मैंने। कक्षा 10 की बुक है वो, संपूर्ण राजस्थान जीके है उसमें। तो साथियों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।